Hello guys, very good evening to all of you. I hope you are fine there. बायोलॉजी की लाइव स्ट्रीम क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम सभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत टैक्सोनॉमी, जो कि मेन बेस कहा जा सकता है बायोलॉजी का, जिस बेसिस पर पूरी बायोलॉजी की स्टडी यहाँ पर हम करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है आज की जो एक क्लास है। और आइए आप सभी को हम टैक्सोनॉमी से जोड़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, जो कि एक बायोलॉजी की बहुत ही बेसिस और मेन ब्रांच मानी जाती है, जिसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we deals about classification of living organism। जितने भी प्रकार के सजीव जगत में जीव आते हैं उन सभी को हम करेंगे यहाँ पर वर्गीकृत, और उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं कि किस जीव को किस वर्ग में रखा गया और किस वर्ग में रखने का उनका जो आधार था वो क्या था। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप सभी को यहाँ पर जो आज की क्लास होने जा रही है उसका अगर हम सिनेप्सिस डिस्कस करें, आउटलाइन पर अगर हम डिस्कस करें, तो आप सभी को यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी है, या आप कह लीजिए क्लासिफिकेशन है, उसका हिस्ट्री यानी शुरुआत कब हुई, किसने, किस साइंटिस्ट ने टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहला सिद्धांत दिया और क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया। और उसके बाद हम बारी बारी से जितने भी क्लासिफिकेशन आज तक में बायोलॉजी में किए जा चुके हैं उनके बारे में आप सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो क्लास हमारी आज की है वो किस पर आधारित है? टैक्सोनॉमी पर। और टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक जीव विज्ञान की क्या है? शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि सभी जीवों की पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। पहचान करने के बाद उनका नामनक्लेचर किया जाता है कि किस जीव का क्या नाम होगा। चूंकि जीवों का जो नामकरण है वो किया जाता है लैटिन भाषा के दो वर्डों से, एक तो हो जाता है जीनस, दूसरा स्पीसीज, तो नामनक्लेचर होता है। और उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली बात है, जीवों की पहचान करना, और उसके बाद उसका नामनक्लेचर करना और उसका फिर क्लासिफिकेशन करना। तो ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अगर डिफिनीशन में हम समझें तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कह सकते हैं। ये जीव विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम जीवों की पहचान, उनका वर्गीकरण और उनका नामकरण करते हैं। तो ये डिफिनीशन जो होगी ये कंप्लीट डिफिनीशन कहलाएगी टैक्सोनॉमी की। तो चलिए आज की हम इस क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या क्या करेंगे? जीवों की पहचान करेंगे, और जीवों की पहचान करके उनको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, और वर्गीकृत करने के बाद उनका नामनक्लेचर करेंगे यानी नामकरण करेंगे। तो ये टॉपिक आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रही है, तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन। यानी कि कोई भी जीव है जो कि इस धरती पर पाया जाता है तो उस जीव की पहचान करना। तो जो साइंटिस्ट हैं वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 3 स्टेप फॉलो करते हैं, 3 पदों को अनुसरण करते हैं, और उस पदों का अनुसरण करते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है, टैक्सोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला होता है जीवों की पहचान करना कि ये जीव में कौन से लक्षण हैं, तो किस प्रकार से उस जीव को पहचाना जाएगा, किन कैरेक्टर्स के आधार पर, किन फीचर्स के आधार पर उस जीव की क्या करेंगे? हम पहचान करेंगे। तो ये हम उस आधार पर हम इसका क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं। और जब उस जीव की पहचान हो जाती है तब उसका हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद उसका क्या करते हैं? नामनक्लेचर करते हैं यानी नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हम किसका? वैज्ञानिक नाम पद्धति का उपयोग करते हैं, चाहे वो बोटेनिकल नेम हो, जूलॉजिकल नेम हो यानी कि वानस्पतिक नाम, या उसको हम कह सकते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम। तो जीवों को हम इस प्रकार से नाम से उनको हम एक नाम देते हैं, जिसमें पहला जो वर्ड होता है वो होता है उनकी जीनस या उनकी कह लें तो वंश, और दूसरा स्पीसीज या उनकी जात कहते हैं। चलिए,
तो यहां पर हम इन 3 पदानुक्रमों का उपयोग करेंगे, 3 स्टेप को फॉलो करके और जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहां पर जो वर्गीकरण की जो सबसे पहली मान्यता प्राप्त जो पद्धति मानी जाती है वो मानी जाती है द्वि, यहां पर जो लिखा हुआ है द्वि नामकरण पद्धति। तो यहां पर जो सबसे मोस्टली बात हम अगर जान लें तो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ये महाशय, ये हैं कैरोलस लिनियस, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी। हालांकि इसके पहले जो अरस्तु थे, एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहे जाते हैं, तो बायोलॉजी के भी जनक हैं, वो एक क्या थे, फिलोसफर थे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले, जिसका डिस्कस कल हम किए थे, कि उन्होंने जीवों को 2 ग्रुप में बांटा था, और प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था, है ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में, और इधर एनाइमा और एनाइमा में मतलब जिनके रेड ब्लड थे, ये तो बात इसके पहले की है, उसके बारे में भी। तो चलिए उसी से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि हिस्ट्री हम समझ रहे हैं किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी की या वर्गीकी की, वर्गीकरण का अगर हम इतिहास में जाते हैं तो सबसे पहला नाम अगर आता है तो वो आता है एरिस्टोटल का। इसका नाम आ रहा है एरिस्टोटल का नाम आ रहा है। जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो किसका आ रहा है, एरिस्टोटल का नाम आता है। यहां पर अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल का नाम आएगा, किसका, अरस्तु का नाम आ जाएगा, एरिस्टोटल का नाम आ जाएगा, एरिस्टोटल या अरस्तु का नाम आ जाएगा। लेकिन ये क्या थे, ये एक बहुत ही महान दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि टैक्सोनॉमी पर जीवों को 2 भागों में बांटा था। यहां पर तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, चूंकि ये जूलॉजी के भी फादर हैं, तो इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो इसमें केवल इन्होंने मुख्य रूप से जंतुओं को फोकस किया था, लेकिन क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्लासिफाई किया था। तो मेनली जो इनकी बुक जो ये आई थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, इस बुक में हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने ज्यादा प्रेफर जो किया था वो एनिमल को किया था, इसीलिए बुक का नाम ही है हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो ज्यादा प्रेफरेंस ये दिए थे किसको, एनिमल को दिए थे। लेकिन क्लासिफिकेशन की अगर इनकी हम बात करें तो इन्होंने जीवों को अगर बांटा है, डिस्क्राइब किया है यहां पर, तो 2 भागों में बांटा था। किसमें इसको बांट दिया था इन्होंने, प्लांट्स एंड एनिमल में। तो प्लांट्स और एनिमल में ये क्लासिफाई किए थे। प्लांट्स और एनिमल में अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल में जीवों को ये क्लासिफाई किए थे। किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल में। चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे यानी कि सजीव, तो सजीवों को 2 भागों में क्लासिफाई किया था, और इसका बेसिस जो था, इनका जो मुख्य था वो ये था कि जो लोकोमोशन करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं, उनको जंतु कहा था। और जो लोकोमोशन नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, स्टैटिक फॉर्म में रहते हैं, एक जगह में खड़े रहते हैं, उनको इन्होंने क्या कहा था, प्लांट कहा था। तो बेस इनका जो था वो लोकोमोशन ही आप कह सकते हैं। लोकोमोशन के बेसिस पर इन्होंने प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई किया था, पौधे और जंतु में वर्गीकृत किया था। तो पौधों में क्या होता है, पौधों में प्रचलन तो होता नहीं और एनिमल में प्रचलन होता है, ये आधार इन्होंने बना करके फिर प्लांट्स को भी इन्होंने 3 प्रकार के प्लांट्स में फिर से सब क्लासिफाई कर दिया था। तो प्लांट्स भी इन्होंने बताया था, जो वो क्या बताया था इन्होंने, प्लांट्स को भी इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो पहले तो हो जाते हैं हर्ब्स, इनको आप ये कह लीजिए कि साकी पौधे हिंदी में, है ना, हर्ब्स, साकी पौधे जो बहुत छोटे प्लांट्स हैं, सबसे स्मॉल प्लांट्स हैं हर्ब्स, जड़ी बूटी, है ना। और दूसरे नंबर में हर्ब्स के बाद साकी पौधे आप समझ सकते हैं, साकी, है ना, जैसे चने का पेड़ है तो साकी पौधा हो जाएगा, है ना, छोटे छोटे पौधे हैं, तो ये साकी पौधे, है ना। और दूसरे क्या थे, हर्ब्स आते थे, है ना, और श्रब्स आती थी। तो श्रब्स में इन्होंने किसको रखा था, श्रब्स के अंतर्गत श्रब्स में इन्होंने किसको रखा, झाड़ीदार पौधों को रखा। जैसे आप समझ लीजिए कि नींबू का पेड़ है ना, तो नींबू का पेड़ एक झाड़ी है, मेहंदी का पेड़ है
है ना, एक झाड़ी है, तो झाड़ीदार पौधों को रखा था, मतलब जो शाकी पौधों से थोड़ा बड़े होते हैं, है ना, तो झाड़ीदार पौधों को रखा था। और फिर तीसरे नंबर पर जो बिग प्लांट हैं, ट्री, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको रखा था इन्होंने, किसके अंतर्गत, प्लांट के अंतर्गत। तो प्लांट को भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। ये हम किसका पढ़ रहे हैं बच्चों, एरिस्टोटल का पढ़ रहे हैं, अरस्तु का पढ़ रहे हैं ना, जो सबसे पुराना क्लासिफिकेशन माना जाता है। और इधर अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया था। एनिमल को भी 2 ग्रुपों में बांटा था, जिनके जो थे ब्लड थे, जो ब्लड था वो कैसा था, रेड ब्लड, रेड यानी लाल रक्त। इन्होंने क्या किया कि उनको जंतुओं को देखा कि जंतु तो 2 प्रकार के हो रहे हैं, कुछ का ब्लड जो था तो लाल था, कुछ का ब्लड लाल नहीं था। तो रेड ब्लडेड जितने भी एनिमल थे उनको रखा इन्होंने इनाइमा में, और जो रेड ब्लड वाले नहीं थे, जिनमें लाल रक्त नहीं पाया जाता था, उनको एनाइमा में रखा था, एनाइमा में रख दिया था, मतलब जिनमें एब्सेंट होता था, रेड ब्लड एब्सेंट होता था। ये वहां से जो हमारे एरिस्टोटल हैं, इन्होंने इस प्रकार से एनिमल को भी क्लासिफाई कर दिया था। तो इसमें जो मेनली फोकस करने वाली बात है बच्चों, तो ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछता है कि सबसे पहले जो वर्गीकरण की शुरुआत है वो किसने किया, तो बिल्कुल अरस्तु का नाम आएगा, एरिस्टोटल का ही नाम आएगा, क्योंकि सबसे पहला जो प्रयास है इन्होंने ही किया था। ये एक बहुत बड़े दार्शनिक है, इन्होंने कई विषयों में अपने जो है तो लेख प्रकाशित किए थे, और कई विषयों में शोध कार्य भी इनके हैं। क्योंकि ये दार्शनिक हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं है, और दार्शनिक का मतलब जो भी चीज देखना उसका वर्णन करना, तो ये कि ये फिलासफर थे। चलिए, तो इनके बारे में 2 चीज आपको पॉइंट करके रखना है। इनकी जो ये बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये चीज बहुत बार एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी या कि अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें पूछ लेता है कि जो अरस्तु थे उनकी जो बुक थी, पुस्तक थी, उसका क्या नाम था। तो इस चीज को आपको पॉइंट करना है, किसको, हिस्टोरिया एनिमेलिया को करना है। चलिए, अब इनके बाद अगर हम बात करें कि जो वैज्ञानिक नामकरण है, टैक्सोनॉमी है, उसमें अगर हम डिस्कस करते हैं यहां पर, तो जो हमारा साइंटिफिक नामन यहां पर जो अगर हम बात करें, तो साइंटिफिक में अगर हम जाते हैं, तो साइंटिफिक में तो फिर नाम आता है किसका, इन महाशय का आता है, बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं। अरस्तु को फादर नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं, वर्गीकी के जनक कौन कहे जाते हैं, यहाँ पर कैरोलस लिनियस। यहाँ पर अगर हम बात को पॉइंट करेंगे तो क्या करेंगे कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, वो भी मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि अरस्तु तो इसके पहले दे चुके हैं, तो वर्गीकी के जनक तो वो भी कहे जाएंगे। लेकिन जो आज भी चल रही है, तो सबसे पहला जो एफर्ट है, पहला प्रयास है जिन्होंने किया था, वो कौन कर रहे हैं, यहाँ पर कैरोलस लिनियस कर रहे हैं। तो कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, यहाँ पर किसको, किसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। दूसरा, इनको नामकरण जो सबसे पहले आया जीवों का, जो नामनक्लेचर आया, वो 2 पदों में आया था, जीनस और स्पीसीज में, यानी वंश और जाति में। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल समझे कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस है। तो ये जो होमो सेपियंस आ रहा है, इसमें जो पहला वर्ड है होमो, ये क्या है इसका, ये इसका जीनस है, और जो सेपियंस आ रहा है उसका स्पीसीज है, यानी जाति है। तो वंश और जाति, तो वंश और जाति से मिलकर के जो नामकरण पद्धति आई, या द्विनामकरण पद्धति आई, 2 चीजों को मिला करके, वंश और जाति को मिला करके ये जो आ रही है ना, तो वंश और जाति को मिला करके ये जो आ रही है नामकरण की पद्धति, तो वंश और जाति को मिला करके ये जो आ रही है, इसको वंश प्लस जाति का जो आ रहा है, जीनस और स्पीसीज का आ रहा है, तो ये कौन कर रहे हैं, तो द्विनामकरण पद्धति के जनक ये कहे जाते हैं। 2 चीज आपको पॉइंट रखना है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, यानी द्विनामकरण पद्धति है, इसके भी जनक किसको कहा जाता है, इसके भी जनक किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस साहब को कहा जाता है।
तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये दो के जनक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या मॉडर्न टैक्सोनॉमी आप कह सकते हैं, यानी आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। और दूसरे ये जो दो पदों में जीवों का नाम रखा गया, सभी जीवों का, अब तो त्रिपद भी आ चुका है 3 पदों में, है ना। तो जाति के साथ उपजाति भी आने लगी है ना। लेकिन ज्यादातर जो प्रचलित है वो द्वि नामकरण पद्धति आज भी प्रचलित है, तो इसके जनक भी ये कहे जाते हैं। इनकी बुक को भी पूछ लेता है कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, इस चीज को आपको पॉइंट करना है। इन्होंने 3 पुस्तक लिखा था। पहला इनकी जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया था, किस बुक में किया था? सिस्टेमा नेचुरी बुक में इन्होंने क्लासिफिकेशन अपना लिखा था। और दूसरी बुक जो इनकी आई थी फिलोसफिया बोटेनिया, और तीसरी बुक जो आ रही है इनकी स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये 3 बुकों के बारे में भी आपको फोकस करना है। किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसफिया बोटेनिका और स्पीसीज प्लांटेरम, ये 3 बुक्स किसके द्वारा लिखी गई? ये बुक्स लिखी गई किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस किसके किसके जनक हो गए? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकरण के जनक भी हो रहे हैं। ठीक ना, आधुनिक वर्गीकरण आप ज्यादा उपयुक्त रहेगा कहना, क्योंकि अरस्तु इसके पहले कर चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये चीज आपको पॉइंट करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो द्वि नामकरण पद्धति आया, तो इसमें क्या किया गया था कि जितने भी जीव हैं उनका नाम 2 भागों का बना होता है। किसी भी जीव का अगर हम नाम लें, वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं एनिमल्स का, और जो वैज्ञानिक उसका होता है, वनस्पतिक नाम होता है, वो पौधों का होता है। वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन होमो सेपियंस, इन विच होमो डिनोट्स जेनेरा एंड सेपियंस डिनोट्स स्पीसीज। तो अगर हम बात करें वंश और जाति की, तो यहाँ पर वंश और जाति से मिलकर के ये नाम बना हुआ है। चलिए, तो बस इसको आपको यही फोकस करना है। अगर ये पूछता है कि जो जीवों का नामकरण हुआ वो कितने पदों का होता है, कितने भागों का होता है, तो उसमें 2 भाग होते हैं। 2 भाग आपको पॉइंट करना है। एक तो होता है आपका वंश और दूसरा होता है जाति, जेनेरा और स्पीसीज, या जीनस प्लस स्पीसीज में बना हुआ होता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि जो द्विपद नामकरण या द्वि नामकरण के जनक हैं वो कौन है। चलिए, तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि ये जो द्वि नामकरण पद्धति है उसके जनक कौन है, द्वि नामकरण पद्धति आई उसके जनक कौन है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। कौन है? कैरोलस लिनियस साहब है ना, कैरोलस लिनियस ही है। चलिए, अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, यानी द्विजगत वर्गीकरण आया। कौन सा वर्गीकरण आया? द्विजगत वर्गीकरण। तो ये द्विजगत वर्गीकरण जो आ रहा है 2 किंगडम, तो किंगडम शब्द को लाने का श्रेय, जगत शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस साहब को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अरस्तु ने जो किया था उसमें किंगडम का यूज उन्होंने नहीं किया था, जगत का यूज नहीं किया था। उन्होंने सीधे सीधे जीवों को, ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांट दिया था, प्लांट्स एंड एनिमल। पर 2 जगत शब्द का यूज अगर पूछता है कि 2 जगत शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, तो वो तो कर रहे हैं कौन? कैरोलस लिनियस साहब कर रहे हैं, है ना, कैरोलस लिनियस साहब ही कर रहे हैं। तो द्विजगत वर्गीकरण के जनक कौन कहे जाएंगे? कैरोलस लिनियस ही कहे जाएंगे। तो ये फादर ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आप इनको कह सकते हैं। तो 2 जगत कौन कौन थे इनके? तो 2 जगत थे बच्चों। इनका जो पहला जगत था वो था एनिमेलिया, एनिमेलिया। और जो दूसरा जगत था एनिमेलिया के बाद जो दूसरा जगत था वो कौन था? प्लांटी। लैटिन भाषा में है। चलिए, चूंकि लैटिन भाषा के ही साइंटिस्ट हैं कौन? कैरोलस लिनियस हैं, लैटिन से रिलेट करते हैं। तो इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया में पादप जगत को क्या कहा इन्होंने? प्लांटी किंगडम कहा, और जंतु जगत को क्या कहा इन्होंने? एनिमेलिया किंगडम कहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो जब 2 जगत का वर्गीकरण आया, 2 जगत का वर्गीकरण आया, उसमें केवल
किसको शामिल किया गया था? इसमें शामिल किया गया था केवल किसको? केवल शामिल किया गया था प्लांटी और एनिमेलिया को शामिल किया गया। दो जगत में, पहला जगत प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, दो जगत हो गए। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो तीन जगत भी आया है, तीन जगत वर्गीकरण भी आया है। चलिए देख लेते हैं तीन जगत वर्गीकरण ये कौन दे रहे हैं। तीन जगत का वर्गीकरण जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये तीन जगत का वर्गीकरण कौन दे रहे हैं? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा तीन जगत का वर्गीकरण आया 1860 में। तीन जगत का वर्गीकरण। अब देखिए थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। तो क्या इसमें मॉडिफिकेशन, क्या संशोधन किया गया, क्या सुधार किया गया? तो इसमें जो सुधार है वो एक जगत और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? प्रोटिस्टा को यहां पर जोड़ा गया है। ये जो तीन जगत वर्गीकरण आया अर्नेस्ट हैकल का, उसमें तीसरे जगत को जोड़ दिया गया। अभी तक कैरोलस लिनियस साहब के जमाने में कौन हो रहे थे? दो जगत हो रहे थे, एक जगत और जुड़ा। कौन सा जगत आ गया? प्रोटिस्टा जगत आ गया है। चलिए तो इसका थोड़ा सा हम बेसिस बता देते हैं कि ये जो बेस था इनका वो किस पर आधारित था? न्यूट्रिशन एंड मोबाइलिटी के आधार पर, यानी कि पोषण, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप कह सकते हैं। और दूसरा किसके आधार पर ये दे रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं इसको, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, यानी पोषण कैसा है, यानी ऑटोट्रॉप हैं कि हेट्रोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, तो वो क्या है? स्वपोषी हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो हेट्रोट्रॉप हैं, है ना, विषमपोषी जीव हैं। तो जंतु क्या हो गए? जंतु तो हो गए हमारे विषमपोषी, हेट्रोट्रॉप में आएंगे। और जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, यानी स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन ये जो अर्नेस्ट हैकल हैं ये एक जगत और ऐड कर रहे हैं, क्या? प्रोटिस्टा जगत। चलिए तो ये जगत क्या आ रहा है जो, तो कौन सा जगत आ रहा है? प्रोटिस्टा जगत आ रहा है। और इसका बेस क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। चलिए तो क्या है कि यहां पर समस्या ये जा रही थी कि जो इसके पहले दो जगत आया था कैरोलस लिनियस का, वो ये बता रहा था कि अगर कोई भी जीव विषमपोषी है, यानी कि अपने भोजन के लिए पौधों पर या तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, निर्भर करता है, या इनडायरेक्टली करता है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो वो विषमपोषी है। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो वो क्या कहलाते हैं? वो तो स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। चलिए लेकिन कुछ जीव ऐसे पाए गए कि जो स्वपोषी भी थे और विषमपोषी भी थे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर प्रोटिस्टा जगत को भी यहां पर इन्वॉल्व किया गया, प्रोटिस्टा जगत को भी इन्वॉल्व किया गया। जैसे इसमें एक एनिमल होता है, या आप कह लें कि एक जीव होता है युगलीना। तो युगलीना तो हो गया कैसा? स्वपोषी है। युगलीना क्या हो गया? स्वपोषी। लेकिन प्रोटिस्टा में केवल स्वपोषी जीवों को नहीं रखा गया, विषमपोषी जीवों को भी रखा गया, है ना। तो जो दोनों प्रकार के पोषण कर लेते थे, ऑटोट्रॉप्स भी थे, हेट्रोट्रॉप्स भी थे, स्वपोषी भी थे, विषमपोषी, तो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, सुधार हुआ, किसमें? यानी कि कैरोलस लिनियस के क्लासिफिकेशन में। तो ये जो हमारे सामने क्लासिफिकेशन आया, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? थ्री किंगडम, यानी तीन जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। दूसरी बात, कौन कौन से वो तीन जगत थे? तो वो तीन जगत कौन कौन से थे? जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। इसमें एक एक्स्ट्रा जगत जुड़ रहा है, तीसरा जगत आ रहा है। क्योंकि कैरोलस लिनियस साहब के जमाने में कौन थे? बस दो जगत थे, है ना, तो एक जगत और जुड़ गया है। बस इतनी बात इसमें बस आपको पॉइंट करना है। बेसिस भी आपको याद रख सकते हैं। बेसिस क्या था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोबाइलिटी, यानी कि पोषण किस विधि से ये प्राप्त कर रहे हैं, स्वपोषी हैं कि विषमपोषी हैं, स्वपोषी हैं
तो पादप हैं, विषमपोषी हैं तो जंतु हैं, दोनों हैं तो प्रोटिस्टा में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पर कोपलैंड साहब का वर्गीकरण, तो ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने आ रहा है किसका है, किसका है, इनका पूरा नाम क्या था, हर्बर्ट फाकनर कोपलैंड। तो आपको बस कोपलैंड भी याद रख सकते हैं अगर काफी लंबा नाम है। तो चलिए हम अगर बात कर लें तो इनको अगर हम कोपलैंड भी कहते हैं, क्या, कोपलैंड। तो ये जो क्लासिफिकेशन है 4 किंगडम आया है ना, तो ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था ये नामकरण जो 4 किंगडम है ना। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई थी। इन्होंने क्या किया था कि जो 3 जगत थे है ना, तो 3 जगत को थोड़ा सा एडवांस किया है, एक जगत और बढ़ाया इन्होंने। कौन सा जगत जोड़ दिया, मुनेरा जगत जोड़ा है। चलिए जोड़ देख लेते हैं। तो इन्होंने किसको जोड़ दिया है, यहां पर मुनेरा जगत को ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा कौन सा किंगडम आ रहा है 4 जगत में, देखिए कैरोलस लिनियस साहब के जमाने में केवल 2 जगत थे, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर इसके बाद जो इसके पहले आप पढ़ रहे थे अर्नेस्ट हैकल का, उसमें एक जगत जुड़ा, कौन, प्रोटिस्टा जुड़ गया। और इसके बाद अब आगे जो 4 किंगडम वाले, कौन, कोपलैंड साहब। तो कोपलैंड ने एक और ऐड किया, किसको, मुनेरा को ऐड कर दिया। तो मुनेरा में किसको रखा गया, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। चलिए तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मुनेरा में किसको रखा गया, प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, है ना। तो ये बस अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 जगत वर्गीकरण कौन दे रहे हैं, कोपलैंड दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, 1956 में, 1956 में दे रहे हैं, है ना। चलिए तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं मुनेरा, प्रोटिस्टा, और इसी को हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि जो एनिमेलिया है वो किस नाम से इन्होंने लिखा था, एनिमेलिया को मेटाफाइटा के नाम से लिखा था। एनिमेलिया को ही जो एनिमल किंगडम है, उस एनिमल किंगडम को ही इन्होंने रख दिया था मेटाफाइटा में। और जो प्लांटी किंगडम था उसी को इन्होंने किसमें रखा था, मेटाजोआ में रखा था। तो इनका जो नाम था 4 जगत के, वो कौन कौन सा था, मुनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। चलिए बस आपको इतना याद रखना है इसमें, ये किसका, हर्बर्ट फाकनर कोपलैंड का क्लासिफिकेशन है। तो 4 जगत वर्गीकरण आ गया। अब जो आपके सामने ये 5 जगत वर्गीकरण है, देखिए ये वर्गीकरण बहुत ही प्रचलित हुआ है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो 5 जगत वर्गीकरण आया आर्यच व्हिटेकर का, ये मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि सबसे लोकप्रिय, सबसे मान्यता प्राप्त, और इसका स्टडी जो है सबसे ज्यादा किया जाता है, अध्ययन सबसे ज्यादा किया जाता है। सबसे ज्यादा 5 जगत वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा आया है यहाँ पर, है ना। तो किसके द्वारा आ रहा है ये 5 जगत वर्गीकरण जो आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, आर्यच व्हिटेकर के द्वारा, यानी रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर के द्वारा आया। और कब आया है ये, 1969 में आया है, 1969 में, ये आपको याद रखना है। अब इस जगत में एक और किंगडम ऐड हुआ, अभी तक 4 जगत था। 4 जगत में कौन कौन आए, तो 4 जगत में हमारे कौन कौन से आ रहे थे, मुनेरा आ रहा था, प्रोटिस्टा आ रहा था, प्लांटी आ रहा था, एनिमेलिया आ रहा था। लेकिन इसमें जो नया ग्रुप ऐड हुआ, नया किंगडम ऐड हो रहा है, वो कौन सा, ये फंजाई है, यानी कवक जगत को ऐड किया गया है। किसको ऐड किया गया है, कवक जगत को, फंजाई को ऐड किया गया है, इसमें कवक जगत को ऐड किया गया। अब इसका जो बेस था वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जो किंगडम 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन आया, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो क्या इसमें एडवांस फीचर को ध्यान में रखा गया, इसका जो बेसिस है वो क्या रखा गया, एडवांस इसकी जो बेसिस है वो क्या रखी गई, है ना। तो एडवांस बेसिस इसकी क्या थी। चलिए तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, द्वि जगत। अब द्वि जगत के बाद, द्वि जगत काफी लोकप्रिय रहा है, और द्वि जगत के बाद ज्यादा लोकप्रियता अगर हासिल किया है तो 5 जगत वर्गीकरण किया है,
क्योंकि 3 जगत 4 जगत उतने पॉपुलर नहीं हुए हैं। तो क्या लोकप्रियता का बेस क्या था वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो द्विजगत में क्या था कि किन बेस को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया गया था। इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो द्विजगत का वर्गीकरण आया, द्विजगत का जो वर्गीकरण आया, उसकी ट्रिक को हमको याद रखना है। क्या? R M L C। तो यहां पर ध्यान में रखना है, जो द्विजगत आया वो किस बेसिस पर आया था। तो R से होता है रिस्पॉन्स, यानी कि जिन जीवों में किसी क्रिया के प्रति रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती थी उनको किस में रखा गया था? जंतु में। और जो रिस्पॉन्स नहीं करते थे, हालांकि आज ये बात गलत साबित हो चुकी है, पौधे भी रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन कैरोलस लिनियस के समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय कैरोलस लिनियस का मानना था कि पौधे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी संवेदना के प्रति उनमें कोई भी अनुक्रिया नहीं होती है, यानी सेंसिटिव नहीं होते हैं। जैसे पौधों को काटो तो उनको कोई दर्द नहीं होता है, ऐसा माना जाता था, है ना। यानी किसी भी क्रिया के प्रति वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज तो ये सिद्ध हो चुका है कि पौधे भी जैसे प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, जड़ें जल की ओर गति करती हैं, यानी इनमें भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। तो अब हम कैरोलस लिनियस के समय की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बताया था, बेस अपना लिया तो रिस्पॉन्स लिया था कि रिस्पॉन्स अगर है तो वो प्लांट नहीं है, और रिस्पॉन्स अगर जिसमें पाया जाएगा, जो कि अगर कोई भी प्रतिक्रिया करेंगे किसी भी क्रिया के विपरीत, तो उनको क्या कहा जाएगा? एनिमल कहा जाएगा। चलिए, अगर दूसरी बात करें हम यम की, तो यम का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण की विधियों को आधार माने थी ये, कि ये ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेटेरोट्रॉप्स हैं। अगर भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनको पौधे में रख दिया गया, प्लांटी किंगडम रख दिया गया। अगर भोजन पर दूसरे पर निर्भर है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो उनको किस में रख दिया गया था? किसमें? जंतुओं में रख दिया गया था। चलिए यल से देख लेते हैं। तो यल को क्या कहा गया? लोकोमोशन। अब लोकोमोशन अगर हो रहा है, प्रचलन हो रहा है, तो उनको क्या कहा गया? जंतु कहा गया। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उनको क्या कहा गया? अगर लोकोमोशन नहीं हो रहा है तो प्लांट है, क्योंकि प्लांट में प्रचलन नहीं होता है। बाद में ये भी बात थोड़ा सा गलत साबित हुई है, क्योंकि कुछ पौधे भी लोकोमोशन करते हैं, जली पौधे हाइड्रिला वगैरह, है ना, इनमें भी लोकोमोशन होता है। चलिए, तीसरा जो था इनका वो था क्या? सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, उनको किस में रखा गया? उनको प्लांट्स में रखा गया। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, नहीं पाई जाती थी, उनको एनिमल में रखा गया। चलिए, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। आपको ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखेंगे? ये किसका बेस है? ये तो हम किसका बता रहे हैं? द्विजगत वर्गीकरण के। ट्रिक थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये जो बेस था इनका, तो क्या है? राम मनोहर लोहिया कॉलेज। राम मनोहर लोहिया कॉलेज से आप इसको याद रख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन एंड सेल वॉल, तो इनको ध्यान में रख करके जो द्विजगत वर्गीकरण है वो आया था। अब हमारे सामने है 5 जगत वर्गीकरण। इसमें थोड़ा सा बेसिस बदले। अब ये चूंकि एडवांस क्लासिफिकेशन है ना भाई, 2 जगत के बाद 3 जगत आए, 3 जगत के बाद 4 जगत आए, फिर 5 जगत, और वो भी ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो इसका जो बेसिस था, इसका तो हमने ट्रिक बता दिया। क्या? राम मनोहर लोहिया कॉलेज आप याद रख सकते हैं। रिस्पॉन्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, सेल वॉल। हिंदी में बात करें तो रिस्पॉन्स को आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, है ना। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पोषण की विधि कह सकते हैं, पोषण का प्रकार कह सकते हैं। लोकोमोशन माने प्रचलन, चलना है, अगर चल रहा है तो एनिमल है, नहीं चल रहा है तो क्या है? नहीं चल रहा है तो क्या है? प्लांट है ना। चलिए, तो ये सी से क्या होता है? सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उपस्थिति अनुपस्थिति, है ना। अगर सेल वॉल है तो फिर प्लांट्स होगा, अगर कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो एनिमल होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं जो हमारे सामने 5 जगत वर्गीकरण है। कौन दे रहे हैं? आर.एच. व्हिटेकर दे रहे हैं, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। किस सन में आ रहा है ये हमारा? ये 1969 में ये क्लासिफिकेशन है। चलिए, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो यहां पर आपको इसमें 2 चीज याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, है ना। आर.एच. व्हिटेकर भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब कौन कौन से हैं ये जगत आपको याद होना चाहिए, है ना। कौन कौन से जगत इन्होंने रखा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 जगतों के नाम। चलिए थोड़ा सा बेसिस पर चर्चा कर लेते हैं इसके भी। तो इसका तो हम द्विजगत का बता दिए, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। इसका भी बेसिस हम लोग क्या रख सकते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर हम अगर इसका बात करें तो इसकी जो बेसिस आई है ना, तो बेसिस थोड़ा सा बदली, आधार बदले। इस क्लासिफिकेशन के जो बेसिस थे तो क्या बदले, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, किसके 5 जगत वर्गीकरण के लिए। तो क्या ट्रिक हम यहां पर यूज कर लेते हैं कि एम टी आर पी सी, इस आधार पर ये बेस था इनका। 5 बेस थे, याद रखना किस बेस पर आया था ये क्लासिफिकेशन प्लस। चलिए ट्रिक इसका देख लेते हैं, कैसे याद रहेगा आपको क्या क्या बेस था। तो मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसा करना नहीं है आपको, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन ट्रिक के लिए बता रहे हैं कि इसमें मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं कैसे। तो इनका बेस जो था मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री, यम से क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का प्रकार। सबसे मुख्य इन्होंने जो ध्यान दिया था वो यम पर दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कोई भी जीव में न्यूट्रिशन है तो वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन है, वो ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है, स्वपोषी है कि विषमपोषी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि नहीं होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो क्या कहलाएगा, प्लांट्स कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो भोजन वो नहीं बनाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो वो एनिमल है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने सबसे वरीयता दिया था, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने सबसे ज्यादा वरीयता दिया था। दूसरा जो इनका मुख्य था वो था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी संगठन आप कह सकते हैं। बॉडी कैसी है, किस प्रकार है, कि बॉडी में जड़ तना पत्ती है कि सूकायवत है, बॉडी किस प्रकार से है ना। तो एक कोशिकी है कि बहुकोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, है ना, प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, ये चीज। चलिए तीसरा जो वर्ड आ रहा है इनका जो आर, तो आर तो इसमें भी है, लेकिन आर यहां पर है किसके लिए, रिस्पांस के लिए, प्रतिक्रिया के लिए आर है। लेकिन यहां पर जो आर आया उस रिस्पांस के बारे में इन्होंने पता लगा लिया था कि पौधे भी रिस्पांस करते हैं, तो रिस्पांस पर नाम बदला गया। यहां पर रिस्पांस का मतलब है रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आप समझिए कि उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है कि लैंगिक जनन हो रहा है। जनन का प्रकार जो है इनका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से मतलब है यानी जनन किस प्रकार का हो रहा है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो जनन का प्रकार क्या है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स से रिलेट हमको आर को नहीं करना है ना। तो रिस्पॉन्स से हमको यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं रखना है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन से यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं हम, है ना। चलिए अगले वर्ड जो हमारे आ रहे हैं पी और सी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पी का मतलब है वो ये है कि ये जीव जो है हमारा, जो हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है, तो मारो टोटल रट्टा इन फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ये फाइलोजेनी के लिए आया है, फाइलोजेनी के लिए शब्द ये वर्ड आया है। तो पी फॉर फाइलोजेनी को भी इन्होंने आधार में बनाया है। इनका जो संतति है वो अपने पिता के ही समान होगा कि कुछ डिफरेंट होगा। अगर अलैंगिक जनन से उत्पन्न होगा तो क्लोन होगा बिल्कुल, और लैंगिक जनन से होगा तो कुछ उसमें वेरिएशन रहेंगे, भिन्नता रहेगी। और लास्ट जो आया है सी, तो इसको आप 2 प्रकार समझ सकते हैं। एक तो आप समझ सकते हैं सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ये भी समझ सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इसको कह सकते हैं। रिक्तिका कैसी है, इसमें छोटी है कि बड़ी है, तो प्लांट्स में बड़ी रिक्तिका प्लांट सेल में होती है, और जो
एनिमल सेल होती हैं उनमें छोटी रिक्तिकाएं होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो ये बेसिस था इनका तुम्हारा टोटल रखता है इन फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बेसिस जो है दोनों का हमने कंपेरिजन करा दिया कि दुई जगत के जो थे राम मनोहर लोहिया कॉलेज और इसका मारो टोटल रखता है इन फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए तो 5 किंगडम अभी हम जान लेते हैं, बाकी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मुनेरा में कौन कौन से कैरेक्टर थे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया, किन जीवों को रखा गया मुनेरा में, किस आधार पर रखा गया, थोड़ा सा शार्ट में बता देते हैं। देखिए मुनेरा में सबसे पहले जीवों को रखा गया था, वो कैसे जीव थे बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनका जो सेल था वो कैसा था, बिल्कुल पूरी तरह से विकसित नहीं था, अविकसित सेल आप कह सकते हैं। अविकसित सेल को ही मुनेरा में रखा गया। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब अविकसित सेल, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, संगठित नहीं होता है, बिखरा रहता है ना। एक ही उसमें जो होता है, तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस तो बिखरा हुआ है ना। क्रोमोसोम भी एक पाया जाता है, गुणसूत्र एक पाया जाता है ना। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं मुनेरा जगत में, है ना। माइकोप्लाज्म आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं। चलिए तो मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा गया था, प्रोकैरियोटिक और एकोस के जीवों को। और प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया, ये यूकैरियोटिक। अब इनके जो सेल में जितने ऑर्गेनेल्स थे वो ऑर्गेनेल्स सब प्रेजेंट रहते हैं। अगर प्रोटिस्टा जगत के किसी जीव को हम देखें, होता तो ये भी एक कोशिकीय जीव है, सभी यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल होती है। इसमें अगर हम बात करें कोशिकांगों की, तो कोशिकांग इसमें सभी पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, गाल्गी बॉडी की बात करें, लाइसोसोम, है ना, ये सभी कोशिकांग इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो इनका जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, वो पूरी तरह से संगठित होता है और एक से अधिक वो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र एक से ज्यादा होते हैं, है ना। इनके सेल का आकार भी बड़ा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, बहुत छोटी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका होती है कौन सी, मुनेरा जगत के जीवों की। और प्रोटिस्टा में कौन सी आगे, यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, बहुत छोटी होती है, और प्रोटिस्टा में तो यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, थोड़ा बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, वो सभी कोशिकांग उसमें पाए जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे जगत की। अगर हम फंजाई की बात करें, तो यहाँ पर ये तीसरा जगत जो जुड़ा फंजाई, वो 5 जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्यों, क्योंकि मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो 4 जगत वर्गीकरण में जो कोपलैंड साहब ने दिया था, तो उसमें भी थे। कोपलैंड के वर्गीकरण में भी ये 4 जगत थे, पर ये जो जगत आया है ये तो 5 जगत वर्गीकरण की उपलब्धि है, अचीवमेंट्स ऑफ 5 किंगडम है, यानी उसी की उपलब्धि है, उसी में जुड़ा था फंजाई। पहले क्या था कि कवक जगत को प्लांट में रखा गया था, जितने कवक आते हैं उनको पौधों में रखा गया। अब पौधों में रखा तो गया, लेकिन प्लांट की जो विशेषता होती थी वो ये होती थी कि ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए स्वपोषी, स्वपोषी होने चाहिए। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि जो फंजाई थे वो हो रहे थे कैसे, विषमपोषी। फंजाई जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए फंजाई को प्लांट में रखना तो बिल्कुल गलत था, और ये बात विटेकर साहब ने पॉइंट किया और उन्होंने फंजाई को अलग किंगडम में रखा। जैसे मशरूम आते हैं कवक जगत के हैं, मोल्ड आते हैं, फफूंद आती है ना, तो अचार वगैरह में जो फफूंद आती है, ईस्ट आते हैं, है ना, तो इनको फंजाई में रखा गया। चलिए थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं प्लांटी किंगडम की। तो प्लांटी में तो सीधा सीधा है कि जिनमें अब कैसी सेल होगी, अब इनमें तो अब मल्टी सेलुलर आ जाएगी, है ना, बहुकोशिकीय जीव हैं, और कोशिका भी यूकैरियोटिक ही रहेगी। अब चूंकि सब यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो केवल किसमें है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ कोशिका होती है किसमें, मुनेरा जगत में। बाकी 4 जगत में तो सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जिसमें सभी ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं। चलिए तो प्रोटिस्टा जगत हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी पर बात कर लेते हैं। तो प्लांटी जो होता है, तो प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल होगी, लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। पर मुख्य जो होता है वो कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। कैसा करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, और स्वयं भोजन बना करके और दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं, यानी स्वपोषी हैं, अपने पोषण के लिए किसी पर आधारित नहीं रहते, तो ऑटोट्रॉफिक हैं। और अगर हम मुख्य बात करें एनिमेलिया की, तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, विषम पोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए
दूसरे पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करेंगे? या तो डायरेक्टली पौधों को डिपेंड करेंगे, पौधे की जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, या तो अगर वो मांसाहारी हैं तो फिर इनडायरेक्टली किसी शाकाहारी जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक, वो तो प्लांटी ही है। भोजन बनाने की क्षमता केवल प्लांटी में है। एनिमेलिया क्या है? ये तो कंज्यूमर में आते हैं, उपभोक्ता है ना। तो उपभोक्ता क्या है? डिपेंड प्लांट पर ही रहेंगे। चलिए, तो एनिमेलिया में कैसे जीवों को रखा गया? यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। इनका कोशिका संगठन अगर हम बात करें, सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बहुकोश के होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है ना। चलिए, और कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, माने विषम पोषी होते हैं, है ना। चलिए, तो ये कैसे होते हैं? विषम पोषी। इसके बाद इस पर हम और डिस्कस करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया पर डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक किंगडम के सभी जीवों के बारे में आपको बताएंगे विथ एग्जाम्पल, है ना, और विथ पूरे फीचर्स, पूरे लक्षणों के बारे में बताएंगे, है ना। पर अभी जनरली आप समझते चलिए, है ना। चलिए, तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 6 किंगडम भी हमारे पास आ चुका है। ये जो 6 जगत वर्गीकरण है वो भी आ चुका है। 6 किंगडम आ चुका है क्लासिफिकेशन। किसके द्वारा? कार्ल वुश के द्वारा आया। कब आया ये? 1977 में ये क्लासिफिकेशन आया, कार्ल वुश के द्वारा आ रहा है। किसके द्वारा? कार्ल वुश के द्वारा। कार्ल वुश के द्वारा आया है। 6 किंगडम भी आया, ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। कारण क्या था कि 5 किंगडम बहुत दिनों तक लोकप्रिय था, बहुत दिनों तक प्रचलित था, और आज भी ज्यादातर एनसीईआरटी में 5 किंगडम को ही प्रेफर किया जाता है। 6 किंगडम और इसके बाद आपको 8 किंगडम भी मिलेगा, लेकिन ज्यादा प्रेफर जो है वो 5 किंगडम आज भी है। एनसीईआरटी की बुक में 5 किंगडम ज्यादा प्रचलित है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें 2 चीजें आपको बस पॉइंट करना है कि ये जो 6वां किंगडम इसमें जुड़ा, वो 6वां किंगडम है क्या? क्योंकि 5 किंगडम तो आ चुका था आर्यस व्हिटेकर का, पर ये 6 किंगडम इसमें कौन सा नया एड हुआ? अब इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया तो पहले से थे, है ना। पर इसमें जो एक और जुड़ा, तो वो कैसे जुड़ा उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि जो मोनेरा जगत था, तो मोनेरा में 2 भाग कर दिए गए। मोनेरा में 2 भाग किए गए। मोनेरा जगत को ही, चूंकि 5 था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो मोनेरा को ही 2 भागों में सब क्लास में डिवाइड किया गया। चलिए, तो मोनेरा को एक तो बांट दिया किसमें? ये आर्की बैक्टीरिया में, और दूसरा किसमें बांट दिया? यू बैक्टीरिया में। अब इनमें क्या डिफरेंस था तो बांट दिया? देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस था। आर्की बैक्टीरिया का मतलब है सबसे पुराने जीवाणु, जो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए। ऐसा माना जाता है कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहला जो जीव बना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बना, वो कौन बना था? आर्की बैक्टीरिया बना था, है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह बताया गया कि उस समय जो पृथ्वी का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हॉट था, बहुत गर्म थी पृथ्वी, क्योंकि आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई है। तो उस समय उस हॉट वेदर में जो सरवाइव कर सकते थे उनमें कौन आते थे? आर्की बैक्टीरिया आते थे। आर्की बैक्टीरिया को रखा गया था। तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। इनको क्या पूछा जा सकता है कि इस धरती पर सबसे पहले कौन सा जीव आया? तो सबसे पहला जो आद्य जीव, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं आदि जीव कह सकते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया को। लेकिन बाद में वही बैक्टीरिया जब वेदर कुछ ठंडा हुआ तो वही बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुए, यानी कि उनके बॉडी संगठन में, सेल ऑर्गेनाइजेशन में, चूंकि यूनिसेलुलर तो होते थे, सिंगल कोशिका वाले होते थे ना, ये तो दोनों सिंगल कोशिका वाले होते हैं, है ना। लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंजेस आए। क्लाइमेट जब चेंज हुआ, पृथ्वी कुछ ठंडी हुई, तो वही बैक्टीरिया किसमें चेंज हो गए? यू बैक्टीरिया में चेंज हो गए। तो ये 2 हो गए। मोनेरा ही 2 भागों में कैटेगराइज है दोनों प्रोकैरियोटिक, ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी प्रोकैरियोटिक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में भी थोड़ा सा अंतर था, इनका सेल वॉल डिफरेंस था, है ना। इनकी जो सेल वॉल थी वो पॉलीपेप्टाइड की थी, जो ज्यादा कठोर थी और जो गर्म वेदर में भी सरवाइव कर सकती थी, है ना। तो पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई सेल वॉल इनकी थी,
है ना, सेल वॉल पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया में भी, यू बैक्टीरिया में भी, दोनों में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। चलिए, और यू बैक्टीरिया की जो थी वो सेल वॉल जो थी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कम थी, है ना, ज्यादा जटिल नहीं थी, ये तो ज्यादा जटिल थी पर ये थोड़ा सा नॉर्मल थी, ज्यादा जटिल नहीं थी, ये वेदर थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। तो मोनेरा जगत ही है ये। मोनेरा को ये कार्ल हूस साहब ने क्या कर दिया है, दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है। तो आपको ये समझना है कि मोनेरा इज कैटेगराइज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है, सबसे आदि जीव कहे जाते हैं, धरती पर आने वाले सबसे पहले जीव आर्की बैक्टीरिया ही है, उसके बाद यू बैक्टीरिया है ना। तो ये इस प्रकार से हम इसको याद, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको। ये जो क्लासिफिकेशन है किसने दिया, कार्ल हूस ने दिया, कब दिया, 1977 में दिया था। और ये किंगडमों के आपको नाम रखना है। तो 6 किंगडम यहाँ पर हो रहे हैं। तो सबसे पहला किंगडम आप इसको कर लीजिए, पहला किंगडम आर्की बैक्टीरिया, इसके बाद 2 नंबर पर यू बैक्टीरिया कर लीजिए, है ना। और इसके बाद फिर 3 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, ये तो किसका हो गया, ये तो मोनेरा के 2 पार्ट हैं, है ना। मोनेरा के बाद 3 नंबर पर आपका प्रोटिस्टा आ जाएगा, है ना। और ये 4 नंबर पर कौन आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। और उसके बाद 5 नंबर पर प्लांटी आ जाएगा। और 6 नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, एनीमेलिया आ जाएगा। 6 नंबर पर आपका ये एनीमेलिया आ जाएगा। तो 6 जगत हो रहे हैं, पर ये मोनेरा जगत के ही 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। चलिए थोड़ा सा हम अगले क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये 6 किंगडम के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको हम यहाँ पर देंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं क्या था 6 किंगडम का बेस, आधार क्या था, किस आधार पर जो कार्ल हूस साहब थे उन्होंने इसको कैटेगराइज किया था, है ना। ये देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो 2 भागों में यहाँ पर हम बांट रहे हैं किसको, प्रोकैरियोटिक जीवों को। तो बैक्टीरिया के ही ये 2 टाइप हैं। किसके टाइप हैं, बैक्टीरिया दोनों हैं, आर्की बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया आप कह ले सकते हैं, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया आप कह लीजिए, है ना। तो नाम क्या दिया उन्होंने, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। लेकिन है क्या, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। लेकिन उस समय जो सबसे पहले धरती पर जिनकी ओरिजिन हुई, जिनकी उत्पत्ति हुई, उनको क्या कहा गया था, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और उसी को कहा गया लैटिन भाषा में आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद उन्हीं में थोड़ा सा जो चेंज आया, है ना, तो जो चेंज आया तो वो बन गए क्या, यू बैक्टीरिया। फिर थोड़ा सा और चेंज आया तो उन्हीं को अब नॉर्मल में क्या कहा जाने लगा, बैक्टीरिया। यानी आज हम किसको कहते हैं, केवल बैक्टीरिया कहते हैं, ओनली बैक्टीरिया। अब चूंकि आर्की बैक्टीरिया तो अब है नहीं, यू बैक्टीरिया भी नहीं, वही बैक्टीरिया कहे जाते हैं, जीवाणु कहे जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि किसी में सेल वॉल है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 2 भागों में जीवों को सबसे पहले बांटा गया 6 किंगडम में। तो ये तो हम बता चुके हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि अगर उसमें प्रोकैरियोटिक सेल कौन कही जाएगी, प्रोकैरियोटिक का मतलब बहुत छोटी कोशिका होती है, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं कि छोटी कोशिका होती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो संगठित नहीं होता है ना, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, बिखरा रहता है, पूरी सेल में ऐसे बिखरा रहता है। और कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, देखिए राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, वो भी किस टाइप का, 70S प्रकार का, 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन सा पाया जाता है, जैसे अगर बात करें क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम पाया जाता है ना। तो क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें भी। ऐसा नहीं है कि कोई नो ऑर्गेनेल्स में, ऐसा नहीं समझना कि कोई ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, पर मेनली जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब चीजों में समस्या जाती है, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गई बात। अब यूकैरियोटिक में थोड़ा सा उसी का अपोजिट आप देख लीजिए। अगर कोशिका छोटी है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बड़ी है, लार्जर मोर देन कॉम्प्लेक्स सेल से बड़ी हो जाती है। इसमें केंद्रक संगठित हो जाता है, बिल्कुल सेल के अंदर आपको इस प्रकार से बिल्कुल केंद्रक दिखेगा, है ना। और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूमरस ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, है ना, ये सब चीजें पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है ना।
केवल क्या कह सकते हैं आप कि केंद्रक जो है वो संगठित नहीं रहता, मतलब केंद्रक रहता है उसको केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, क्योंकि इकट्ठा नहीं रहता है ना, ऑर्गेनाइज नहीं रहता। चलिए तो ये बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो दूसरी बात यहां पर जो बेसिस लिया गया कि अगर सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है ना, तो कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई गई, यहां पर अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति दो प्रकार के जीवों में पाई गई, पौधों में भी पाई गई और दूसरी जो है वो कवकों में भी पाई जाती है। सेल वॉल तो दोनों में पाई जाती है, तो फिर कैसे अलग करेंगे जब दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है। और यहां पर समस्या क्या आ रही है, तो फिर इनको प्लांट से अलग क्यों किया गया, तो समस्या आ रही थी इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, है ना, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो डिफरेंट था बच्चों। देखिए जो पौधों की सबसे मुख्य विशेषता है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी होना चाहिए, लेकिन ये हेट्रोट्रॉप्स थे। जो फंजाई थे इनको विटेकर साहब ने इसीलिए अलग कर दिया था, हेट्रोट्रॉप्स होने के कारण ये विषम पोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, कैन नॉट मेक दियर फूड, है ना, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म को अपने भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं, तो इसी को कहा गया फंजाई, कवक, इसको इनको क्या कहा गया, कवक कहा गया। तो अंतर क्या है, सेल वॉल तो दोनों प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी है फंजाई में भी है, तो फिर डिफरेंस क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं, पोषण का प्रकार अलग है, ये क्या है स्वपोषी और ये क्या है विषम पोषी, और ये कैसे स्वपोषी, है ना, तो ये स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्लांट्स हैं, करेंगे, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो हरित लवक अगर कोशिका में उपस्थित है तो निश्चित रूप से क्या होगा, स्वपोषी होंगे। चलिए तो पौधे बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, फिर डिटेल में हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, है ना। प्लांट्स बहुत प्रकार के होते हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे, है ना, जिनको आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अगर सेल वॉल है तो वो क्या कहलाएंगे, वो या तो कहलाएंगे प्लांट्स या फंजाई, दोनों में होती है। लेकिन अगर ऑटोट्रॉफ हैं, सेल वॉल भी है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, सेल वॉल भी है लेकिन ऑटोट्रॉफ्स हैं तब तो प्लांट हैं, सेल वॉल है लेकिन क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो रहा है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तब फिर वो फंजाई है, कवक है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है, ये क्या है, कवक के एग्जाम्पल है, ये क्या है, फंजाई के एग्जाम्पल है। और यहाँ पर पौधों को तो आप बहुत सारे जानते हैं, है ना, बहुत सारे पौधे हैं, छोटे से पौधे से लेकर बड़े से पौधे, सबसे छोटा पौधा कौन माना जाता है, ब्रायोफाइट, है ना, तो ये सबसे पहले अगर बात करें तो उससे भी छोटा होता है शैवाल जिसको कहते हैं आप, है ना, तो थैलोफाइटा भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में न जड़ होता, न तना होता, न पत्ती होता, बस एक शरीर में थैलस होता है, शरीर उनका सूखा है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग किसमें, प्लांट में, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो प्लांट का डिटेल में हम क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो उसके अंतर्गत ये सब जानेंगे। चलिए अगर बात करें कि सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो क्या है, सबसे बाहरी परत को तो सेल वॉल ही कहते हैं, तो जब सेल वॉल नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, तो सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, क्योंकि अब सेल वॉल तो है नहीं, तो सबसे कोशिका की बाहरी परत कौन हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, है ना, यानी कि कोशिका झिल्ली, हिंदी में बात करें तो कोशिका झिल्ली हो जाएगी। तो अगर सेल वॉल नहीं है तो कोशिका झिल्ली होगी। अब यहां पर बात करें तो दो प्रकार से इनको भी कैटेगराइज किया, ठीक है, सेल वॉल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सेल वॉल तो है नहीं, अगर सेल वॉल होती तो किस में चले जाते, या तो वो हो जाते प्लांट या तो हो जाते कवक, लेकिन अब प्लांट कवक तो होंगे नहीं क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। तो जब सेल वॉल नहीं है तो फिर वो किस में जाएंगे, फिर वो किस में जाएंगे, या तो प्रोटिस्टा होंगे और या तो फिर एनिमल होंगे, क्योंकि इनमें दोनों में सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्रोटिस्टा किंगडम में और एनिमल किंगडम दोनों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, डायरेक्ट क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है ना, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम होती है ना, जो कि किसको,
विलायक के कणों को आने जाने देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, गैसों को, जल का विनिमय करती है, एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान कर लेती है। तो डायरेक्ट क्या आ जाती है, यहां पर आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब समस्या ये उठती है कि ठीक है, अब अगर ये एक यहां पर एक कोशिकी है, अब यहां डिफरेंस कर रहे हैं, अगर ठीक है सेल वॉल नहीं है लेकिन पूरी बॉडी जो है एक ही कोशिका से बनी है, पूरी बॉडी एक ही कोशिका से बनी है, तब वो क्या कहलाएंगे? अगर यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, सेल वॉल तो नहीं है लेकिन एक ही कोशिका से बॉडी बन रही है, तब वो क्या कहलाएंगे? प्रोटिस्टा कहलाएंगे, प्रोटिस्टा किंगडम के जीव कहलाएंगे। कौन कौन आते हैं इसमें? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है ना। प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना। एल्गी भी पाए जाते हैं, पर कौन से एल्गी? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन एल्गी हैं, ध्यान समझिएगा, ये एल्गी में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो होते हैं किसमें? प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो वो किसमें आ जाते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, दोनों एल्गी ही, लेकिन ये कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का एक नाम और है, याद रखिएगा, ज्यादातर ये नाम से पूछा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ये ब्लू ग्रीन एल्गी को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से तो बिल्कुल आप पकड़ लेंगे, बैक्टीरिया है तो निश्चित रूप से क्या होगा? प्रोकैरियोटिक ही होगा, है ना, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया होगा तो सब प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो वेरी सिंपल है इसको। अब ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है तो थोड़ा सा आपको इसको पॉइंट करना है। केवल ग्रीन एल्गी लिखा है, अगर केवल ग्रीन एल्गी लिखा है तब इसमें आएंगे, वो किसमें आ जाएंगे? प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, है ना। अगर मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, मतलब उनकी बॉडी में एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, तब वो फिर एनिमल है ना। तो एनिमल में तो बहुत सारे फाइलम आते हैं, है ना, एनिमल में बहुत सारे आएंगे। वो एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे हम लोग तो उसके बहुत सारे हम लोग फाइलम पढ़ेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, निमेटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ये सब संघ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जीवों को इनमें रखा गया है ना। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटीहेलमिन्थीस, फिर उसके अंतर्गत नॉन कार्डेटा, कार्डेटा, बहुत सारे फाइलम आएंगे, है ना। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर? जब हम लोग एनिमल किंगडम का डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लासों में आपको ये सभी जितने भी आज हम जगत पढ़ा रहे हैं तो उन जगतों का डिटेल स्टडी कराएंगे। आज तो बस इनका हम थोड़ा थोड़ा शार्ट, यानी कि आप ब्रीफ स्टडी कह सकते हैं, संक्षिप्त बात बताई जा रही है, लेकिन हम इनके पूरे लक्षणों के साथ, इनके पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको जितने भी जगत हैं, है ना, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सभी के बारे में डिटेल में स्टडी कराएंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा जो आखिरी और सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है ना, इस पर भी डिस्कस आज कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। चलिए, तो आज का जो आखिरी है यहां पर वो कौन सा है? एट किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो कि सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है। हालांकि एनसीईआरटी बुक्स में अगर बात करें तो इस किंगडम का अभी तक ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। तो अभी सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे 6 किंगडम। तो 6 किंगडम के बाद 2 किंगडम और इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन जो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन आ रहा है, तो 8 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको यह ध्यान में रखना है कि इसको दिया कौन? सबसे लेटेस्ट है ना। तो ये इसमें एक शब्द आपको याद रखना है, 8 किंगडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। पूरा नाम इनका क्या था? थॉमस कैवेलियर स्मिथ, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, 8 किंगडम आपको याद रखना है, 8 किंगडम, है ना। ऑस्ट्रेलिया, कौन? स्मिथ। तो बिल्कुल आपको याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से हो गया 8, और कौन दिया था? स्मिथ ने दिया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बस स्मिथ याद रखिए, कोई जरूरत नहीं पूरा नाम याद करने की, बस स्मिथ याद रखिए, सबकी लेटेस्ट नाम है। चलिए देख लेते हैं इसमें बढ़ा क्या। पहले तो ये जान लीजिए कंपेरिजन में
कि अभी आप 6 में पढ़ रहे थे, कितने यहाँ पर 6 क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया 6 किंगडम का, 6 जगतों का, पर इसमें जो है वो थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। देखिए क्या ऐड किया गया, अब आप चेक करिए कि आपके उसमें कौन कौन से थे, कौन इसमें एक्स्ट्रा आ गए, है ना। तो अगर हम बात करें तो यू बैक्टीरिया भी था, आर्की बैक्टीरिया भी था, है ना, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फंजाई भी था, एनिमेलिया भी था, प्लांटी भी था, है ना, ये था। लेकिन इसमें जो कितने आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, चलिए तो कुछ नए नाम आए, जो कि प्लांटी उसमें भी था, फंजाई था, एनिमेलिया भी था, यू बैक्टीरिया भी था, आर्की बैक्टीरिया भी था। ये मोनेरा ही है, जो ये 2 हैं बच्चों, ये कौन जगत है, मोनेरा जगत है ना। इसको हमने बताया था ना कि इसी का डोमेन है, चेंज हुआ है ना, डोमेन चेंज हुआ है, यानी साम्राज्य, डोमेन को हिंदी में कहते हैं। तो इसका जो साम्राज्य है, क्षेत्र है, वो थोड़ा बदला था, तो इसी को आप कह सकते हैं डोमेन, मोनेरा जगत का ही डोमेन है। चलिए, तो 2 एक्स्ट्रा हुए हैं, ये तो मोनेरा जगत ही है, 2 भागों में बटा हुआ है। चलिए, तो जो नए नाम आ रहे हैं वो इसमें याद रखिएगा कौन कौन से जुड़ रहे हैं। तो आर्किजोआ, प्रोटोजोआ और क्रोमिस्टा, ये नया जोड़ा गया है ना। तो पहले से नहीं थे ये, है ना। कौन कौन से, आर्किजोआ, प्रोटोजोआ और ये क्रोमिस्टा, ये जो जोड़े गए इनको हम यहाँ पर ब्रैकेट कर देते हैं, जो कि इसके पहले नहीं थे, है ना। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये नया ऐड हुआ, लेकिन अभी ये ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो सबसे मोस्ट बात आपको आखिरी में बता दूं कि जितने भी क्लासिफिकेशन आए, ज़्यादातर क्वेश्चन द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस से उठाए जाते हैं, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और लंबे समय तक चला, और आज भी एनसीईआरटी उसको प्रेफर कर रही है, वो 5 किंगडम है ना। 5 किंगडम जो आर.एच. व्हिटेकर का है, वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो 2 जगत वर्गीकरण से कुछ बन जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर मोस्टली क्वेश्चन की हम बात करें तो 5 किंगडम जो आर.एच. व्हिटेकर का है, 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली, उससे बनते हैं। तो इन क्लासिफिकेशनों का आज हम केवल क्या कर रहे थे, ब्रीफ स्टडी, संक्षिप्त अध्ययन, या आप ये कह लीजिए कि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम लोग ज़्यादातर इन किंगडमों में जो जो किंगडम आए उनका एक एक करके, जैसे मोनेरा में क्या क्या लक्षण थे, प्रोटिस्टा में क्या क्या लक्षण थे, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से जीव उसमें आते हैं, मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, है ना, प्लांटी में कौन आते हैं, एनिमेलिया में कौन से आते हैं, फंजाई में कौन आते हैं, उनका अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तो बस आज आपको जितना बताया गया उसमें ध्यान रखिएगा, पॉइंट करिएगा, और उसी के अंतर्गत क्वेश्चन ज़्यादातर बनेंगे। अब इसके जब हम किंगडमों के अंदर चलेंगे, उनके सिम्टम्स, लक्षण और उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और कौन कौन से जीव आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आज की क्लास को हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। तो सब कोई आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार का कुछ और आप एडवांस चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक